Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion is method of assessing of bioavailability. कौन से वो methods हैं जिसके थ्रू से हम bioavailability को फाइंड आउट कर सकते हैं. Methods of assessing bioavailability. तो मेजरली अगर हम देखें तो दो किस्म के हमारे पास प्रोसेस है. एक है डायरेक्ट प्रोसेस एंड एक है इनडायरेक्ट प्रोसेसेस. Direct process and indirect methods can be used to assess the drug bioavailability. So for a drug, that is in vivo methods, measurement of active moieties and biological fluids. यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड में हम लेते हैं बियोलॉजिकल फ्लूइड्स लेते हैं. बियोलॉजिकल फ्लूइड्स जो कि या तो ब्लड हो सकता है या यूरिन हो सकता है. These two are used as a direct method for pharmacokinetics parameter. दूसरा है in vivo pharmacodynamic method, in vivo limited clinical method, in vitro comparison. in vitro comparison, in vivo IPD ये हम लिखते हैं in vivo PD in vivo pharmacodynamic method comparison. और दूसरा हम लेते हैं इन वीवो क्लिनिकल कंपैरिजन. इन वीवो क्लिनिकल कंपैरिजन. और चौथा हम लेते हैं इन विट्रो कंपैरिजन. इन विट्रो कंपैरिजन. तो ये कितने बार हमारे पास आए 1 2 ये डायरेक्ट मेथड है. 3 4 5 ये जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है. इन वीवो फार्माकोडायनामिक कंपैरिजन, इन वीवो क्लिनिकल कंपैरिजन, इन विट्रो कंपैरिजन ऑफ इन विट्रो कंपैरिजन ऑफ ड्रग्स. जो भी ड्रग हमारे पास ब्लड में एंटर कर सकती है और ब्लड में एब्जॉर्ब हो सकती है तो उसको फाइंड करने के लिए हम ये दोनों डायरेक्ट मेथड लेते हैं. चूँकि ब्लड का सैंपल हम लेते हैं और यूरिन का सैंपल हम लेते हैं तो इन दोनों का सैंपल लिया जाए और इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग फाइंड किया जाए तो ये हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच है टूवर्ड्स the presence of drug inside the blood, and this is the most sensitive, accurate and reproducible approach. ये most accurate है. most accurate इसलिए है कि अगर ब्लड का सैंपल लिए जाए तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट व्हील होगी कि ये हमारे पास अवेलेबल है टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट. अगर यूरिन का सैंपल लिया जाए तो यूरिन कंप्लीट का कंप्लीट बनता है ब्लड से. तो ये हमारे पास एक गुड अप्रोच है दैट वी फाइंड द availability of drug inside the urine. तो other method like clinical comparison, these type of drugs, this type of comparison of bioavailability is used in these in these cases when the drug is not absorbed systemically, such as when the drug is absorbed topically or those that act as a locally within the GIT. अगर एक ड्रग है फॉर एग्जांपल वो GIT में लोकल एक्शन करता है, ब्लड के अंदर बिल्कुल नहीं जाता, तो उसमें हम क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते हैं कि एक ड्रग कितना इफेक्ट पैदा करता है. या एक ड्रग को आप टॉपिकली लगाते हैं स्किन पर तो वो तो ब्लड में नहीं जाती, तो वहाँ पर आप बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग टू इन द एक्टिव साइट ये तो आप ब्लड से फाइंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर अगर आप के पास कोई प्रोसेस है तो वो क्लिनिकल कंपैरिजन है कि एक ड्रग कितना इफेक्ट पैदा करता है, उसके थ्रू से आप फाइंड करते हैं कि अगर इतना इफेक्ट पैदा करता है तो ये इतने अमाउंट ऑफ ड्रग है, अगर ज़्यादा इफेक्ट पैदा करता है तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग है. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट that is in vivo measurement, and we take the in vivo measurement, that is a direct डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसिंग द बायोअवेलेबिलिटी. इसमें हमारे पास है फर्स्ट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हम लेते हैं और उसमें हम नंबर 1 लेते हैं ब्लड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. ब्लड में प्लाज्मा के अंदर ड्रग कंसंट्रेशन आप फाइंड करते हैं और उससे आप देखते हैं कि एक
ड्रग कितना बायो अवेलेबल है। In this process, when you take the drug through the oral route or through IV route, for example, we take the drug through the oral route. The drug enters through the stomach and then goes to the intestine, and then it is absorbed from the portal vein and then enter into the liver. Then the drug is available in the blood, and you only take through the syringe the amount of the sample of blood and check it that where the drug is present and what concentration, and then you find the concentration of blood and the availability of drug. So blood drug concentration or plasma drug concentration, it is the most accurate method of determining the bioavailability, and this is determined by ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल। आप इस ब्लड को फिर चेक करते हैं इंस्ट्रूमेंट में और वो आपको देता है फॉर एग्जांपल इस टाइम पर ये कंसंट्रेशन है ब्लड की, इस टाइम पर फॉर एग्जांपल ये कंसंट्रेशन है ब्लड की, 2 मिनट पर ये कंसंट्रेशन है, 4 मिनट पर ये कंसंट्रेशन है और 6 मिनट पर ये कंसंट्रेशन है और 8 मिनट पर ये कंसंट्रेशन है और 10 मिनट पर ये कंसंट्रेशन है, 12 मिनट पर ये कंसंट्रेशन है। तो ये 2 4 6 8 10 12 ये आप फाइंड करते हैं डिफरेंट टाइम पर। आप अगर 2 मिनट गुजर जाएं तो आप ब्लड सैंपल लेते हैं, 4 मिनट गुजर जाएं ब्लड सैंपल लेते हैं, 6 मिनट गुजर जाएं ब्लड सैंपल लेते हैं। तो ये आपके साथ कंसंट्रेशन इस किस्म की आएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आती है 5 और ये हमारे पास 10 आती है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 8 कंसंट्रेशन आती है। ये हम यहाँ पर कंसंट्रेशन को ड्रा करते हैं और यहाँ पर टाइम को ड्रा करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल फिर 5 आती है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 आती है। तो इसको फिर आप इस तरह से जोड़ देते हैं कि ये हमारे पास कर्व है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कर्व आई एंड दिस कर्व इज then called area under curve, and this curve is formed from the concentration at a different time. Then you find that the whole bioavailability from this area under curve. प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के मेथड में हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, और हम उससे फाइंड करते हैं कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी होनी चाहिए और कौन सी चीज़ को डिक्रीज़ इंक्रीज़ करना चाहिए कि हम बायो अवेलेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। एक पैरामीटर यूज़ होता है यहाँ पर Tmax, the time required to gain the maximum plasma concentration of the drug is called Tmax, and this Tmax is different for a different drug. The one which has low Tmax is good bioavailable and this has good rate of absorption. For example एक ड्रग है वो 6 मिनट में फॉर एग्जांपल अपनी हाईएस्ट पीक कंसंट्रेशन लेता है ब्लड के अंदर, और एक ड्रग है वो 2 मिनट में लेता है अपनी हाईएस्ट कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड हो। तो इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और इसकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगी क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर हमने इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करना हो तो हम उस ड्रग को लेंगे जिसका Tmax हमारे पास कम होगा, और हम नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं या प्रोलॉन्ग ड्रग एक्टिंग ड्रग जो है उसमें अगर हम लेना चाहें तो हम उस ड्रग को लेंगे जिसका टाइम ज़्यादा होगा टू रीच द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब अगर हमारे पास Tmax पर एक ड्रग पहुंच गए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ Tmax एट दिस टाइम, there is for example this is the phase of absorption of a drug at which the concentration of drug in the plasma is gradually increasing. Up to this there is a steady state, and at this stage the blood neither rises it from it and then neither decreases. This means that at this stage elimination is 0 and drug absorption is 0, because this is the steady state at this stage, for example when the drug is stayed. अब यहाँ पर एक ड्रग किस तरह स्टे करेगा, अगर इसको यहाँ से सेम अमाउंट में फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन से यहाँ तक कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड के अंदर जाती है और यहाँ से यहाँ तक कंसंट्रेशन ब्लड से एलिमिनेट हो रही है। अगर फॉर एग्जांपल 2 मिलीग्राम एंटर हो रही है ब्लड में और 2 मिलीग्राम आउट एलिमिनेट हो रही है, तो इसका मतलब है 2 - 2, अगर 2 एंटर हो रही है 2 एलिमिनेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ड्रग के नेट कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड इज
नॉट डिफर्ड, नेट कंसंट्रेशन ब्लड का वही रहेगा। तो यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो ड्रग इज एन एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आपने मज़ीद ड्रग एडमिनिस्टर नहीं की, तो यहाँ पर तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट बाकी नहीं रहेगा, ये फिर एलिमिनेट होगा। अगर आप मज़ीद ड्रग एंटर कर रहे हैं और पुराना ड्रग जो है जो प्रीवियसली दैट इज़ रेजिडेंस इन द ब्लड वो बाहर जाएगा, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आता है। और यही वो स्टेज है कि हम देखते हैं कि यहाँ से हम भी ब्लड एब्जॉर्प्शन के रेट को, हम ड्रग एब्जॉर्प्शन के रेट को हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लड कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ब्लड में जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो 20 मिलीग्राम है, और आपने लिया 20 मिलीग्राम मज़ीद आपने एक ड्रग लिया। तो जब आप देखते हैं मुख्तलिफ टाइम पर, आप देखते हैं 2 मिनट बाद देखते हैं, 4 मिनट बाद देखते हैं, 5 मिनट 6 मिनट बाद देखते हैं, और लेकिन ड्रग की कंसंट्रेशन वही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि जो भी ड्रग लेते हैं, जितना ड्रग आपके पास एंटर हो रहा है उतना ड्रग आपके पास बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ ड्रग इनटू द प्लाज्मा एंड elimination of drug and out of the plasma that is same and there is no effect on the ड्रग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम ड्रग के एब्जॉर्प्शन रेट को भी फाइंड कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर 2 ml अंदर ब्लड में एंटर हो रहा है, 2 ml बाहर जा रहा है, तो हम तो एब्जॉर्प्शन रेट उसको कहते हैं कि द रेट एट विच द ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द ब्लड। तो ये भी यहाँ पर भी हम इसकी एब्जॉर्प्शन रेट को फाइंड कर सकते हैं। यूज टू फॉर फाइंडिंग द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसकी यूनिट हम लेते हैं टीमेक्स, यूनिट हम हावर में लेते हैं, चूंकि टाइम है maximum time that is required for drug to gain its maximum level in the blood. For systemic absorbed drug little effect on the drug performance if the difference is like, अगर T max में हमारे पास एक little difference है, difference is little difference है, जो ड्रग आप लेते हैं फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है, 2 गोलियां है, डिक्लोफेनिक सोडियम है और दूसरा है आपने वो लिया डिक्लोफेनिक सोडियम, एक छोटा एक बड़ा है, फॉर एग्जांपल आपने उसको लिया, एक का वेट कम है दूसरे का वेट ज़्यादा है, या एक में कंसंट्रेशन कम है दूसरे में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ड्रग परफॉर्मेंस में बहुत लिटल चेंज आएगा। ड्रग परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल दैट द एक्शन ऑफ ड्रग दैट इज लिटरली डिफरेंट बिकॉज जो टी मैक्स है वो एक के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा और दूसरी के लिए थोड़ा सा कम होगा, ये वैल्यू थोड़ा कम होगी थोड़ा ज़्यादा होगी। ये ड्रग परफॉर्मेंस पर कोई इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं डालेगा क्योंकि ये इमरजेंसी ड्रग है नहीं, ये स्लोली रिलीज्ड ड्रग है। ओरली रूट जो है वो स्लोली रिलीज्ड ड्रग बहुत कम मकदार में ब्लड के अंदर जाए एज़ कम्पेयर टू IV रूट। अगर IV रूट में आपने फिक्स डोज से थोड़ा सा बढ़ा दिया तो वहाँ पर तो आपने कंप्लीट ड्रग अवेलेबल होती है एट द साइट ऑफ एक्शन। तो आपको अगर ड्रग थोड़ा सा भी ज़्यादा लिया तो वो आपके पास टॉक्सिक लेवल पर भी जा सकती है। तो इट शुड बी प्रिवेंटेड इन द IV रूट एडमिनिस्टर्ड ड्रग। दूसरा पैरामीटर जो हम लेते हैं वो है Cmax। Cmax is the maximum concentration of drug which is taken through the oral route। यहाँ पर हम IV रूट क्यों नहीं लेते? IV रूट से हमें पता है कि Cmax जो है वो 100% है, उसमें कोई भी फ्रैक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पर ब्लड कंसंट्रेशन हम उसकी लेते हैं जो कि ओरल रूट से अगर एक ड्रग लिया जाए तो उसकी Cmax हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग दैट एंटर इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, that is a Cmax। the plasma concentration of drug is directly proportional to the pharmacodynamic effects। जितनी concentration of drug ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास और ड्रग की फार्माकोडायनामिक्स इफेक्ट्स, फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ड्रग की ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रग है, ये यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर पहुँच गया तो इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन रेट हम फाइंड करते हैं तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहाँ पर होगी मगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट होगी। विद पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर जो रेट है वो कांस्टेंट होगी, बट द एब्जॉर्प्शन रेट द एब्जॉर्प्शन इज हेयर इज मैक्सिमम बिकॉज दोज द ड्रग विच इज एंटरिंग इज डायरेक्टली
added into the blood, and at the same time the drug same amount of drug is eliminated from the body. It provide idea that the drug is mostly absorbed. If we see here that the drug absorption is started from here, it increases, it reaches its maximum absorption point. After this there is no increase in the absorption point. So ये हमारे पास ये पॉइंट है कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ये हमारे पास ये आइडिया देता है। इट प्रोवाइड द टॉक्सिक लेवल बाउंड्री, ये हमारे पास ये कहता है कि ड्रग की मैक्सिमम ये है एब्जॉर्प्शन। अगर इससे आगे आप कंसंट्रेशन ले ले, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में कंसंट्रेशन हमारे पास ये है, दैट इज़ द थेरेप्यूटिक इंडेक्स फॉर एग्जांपल ये है, तो ये सब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है और ये थेरेप्यूटिक विंडो है। थेरेप्यूटिक विंडो के अपर बाउंड्री पर हमारे पास होता है सी मैक्स। अगर इससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन आप इस्तेमाल करें और वो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाए ब्लड के अंदर, तो ये हमारे पास टॉक्सिक लेवल पर जाएगा। तो सी मैक्स गिव्स अस द बाउंड्री लेवल ऑफ द ड्रग, द टॉक्सिक बाउंड्री लेवल। इसकी यूनिट हम मिलीग्राम पर एमएल में लेते हैं और नैनोग्राम पर ml में लेते हैं। दैट इज ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। इट मीन दैट at C max we should check only the mass of drug in reference to the volume of drug, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ये तो हमारे पास डेंसिटी की फार्मूला है, तो ऐसे हम ये भी फाइंड कर सकते हैं द ड्रग डेंसिटी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मैक्सिमम ड्रग डेंसिटी which is present in the blood plasma is known as Cmax। यहाँ पर maximum amount of particle होते हैं inside each volume of the blood। If this ml is taken same, if the volume is kept constant, for example we say that search for every ml of blood the concentration of drug, if one is greater then we say that it is more denser in reference to the density and reference to the mass of the ड्रग। अगर मोर मास है उसमें तो वहाँ पर मोर पार्टिकल्स होंगे ऑफ ड्रग और वो मोर डेंसिटी होगी ड्रग की। एट सी मैक्स रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है स्मॉलर। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्मॉलर होता है, बट एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम अप्रोच्ड। यहाँ पर इससे आगे एब्जॉर्प्शन अप्रोच नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। यहाँ पर हम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को फाइंड करते हैं, तो रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इससे आगे पर यूनिट टाइम रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कम होगी पर यूनिट टाइम। इसके बाद जो आने वाला वक्त है वहाँ पर एलिमिनेशन ज़्यादा होगी। ड्रग एलिमिनेशन इज बिगिनिंग हेयर। द नेक्स्ट पैरामीटर in the experiment is we get the area under curve। The area under curve is the area under plasma level time, that up to how much time the drug is present inside the blood, and this time is either the absorption, up to which absorption occur the drug is present inside the blood, and the time up to which the excretion occur is the time of excretion. This both combines to form the area under curve. This includes both time of absorption and time of excretion. The time of absorption, at this time the curvature is increasing, that is concentration is increasing, and the time of excretion of the drug concentration is decreasing, and at zero time and the time at which the drug is and it ranges from the time of administration at which the drug is not entered into the blood, and the time of excretion at which the whole blood and the whole drug is excreted from the body. So area under curve, this shows the total amount of drug reaches the blood। दिस शोज द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज द ब्लड। में से हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर गया है। किस तरह फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल एरिया अंडर करो। अगर हम देखते हैं कि मशीन से हमारे पास ये एरिया अंडर कर्व आई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर
इक्विलिब्रियम स्टेट है, इससे एलिमिनेशन है इधर, इससे एब्जॉर्प्शन है इधर, एंड दिस इज द टी मैक्स पॉइंट. So this shows that the amount of drug reaches the blood. This much amount of drug reaches the blood. This is this much amount of drug. For example, 10, 20. This shows that 20 is the maximum value up to which the drug enter into the blood. This is independent on the route of administration. So we take the blood sample and not we find the route. Only the blood sample is taken and the blood is checked and the area under curve is find. It is nothing to do with the एडमिनिस्ट्रेशन रूट. तो इस पर डिपेंड नहीं करता. अच्छा, क्या किसी चीज़ से भी आप फाइंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आईवी से आप फाइंड करें या ओरल से फाइंड करें, आपने सिर्फ और सिर्फ एरिया अंडर कर्व में ये देखना होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग है इनसाइड द ब्लड, एंड एब्सोल्युटली आईवी रूट द ड्रग कंसंट्रेशन विल बी मैक्सिमम एंड द ओरल रूट द ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा is decreased, and at the subcutaneous route the drug concentration in the plasma is 0. So area under curve for this for that administered topically is 0, and area is in the mid region when administered through the oral route, and area is the very at maximum level if the drug is administered through the IV route. तो इसकी यूनिट हम लेते हैं माइक्रोग्राम हावर पर ml. तो ये किस तरह लेते हैं ये हमें भी फाइंड कर दें. ये एरिया अंडर कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन. ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन है जो इंक्रीज होती जाती है, ये प्लाज्मा की कंसंट्रेशन है कि ब्लड में ना कि प्लाज्मा में कितना कंसंट्रेशन है ड्रग का. तो जितना ये ड्रग प्लाज्मा में ज़्यादा होगा, ये एरिया अंडर कर्व एरिया ज़्यादा होती जाएगी. यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एरिया क्या है, एरिया इज बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ. तो यहाँ पर तो एरिया में हमारे पास ट्राइंगल्स बनते हैं, तो ये हाफ इनटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होंगे. तो ये लेंथ किस चीज़ से इंक्रीज होता है, लेंथ इन चीज़ों से इंक्रीज होता है. ये हाइपोटेन्यूस ये इस तरह इंक्रीज होती है. लेंथ तो ये हम लेते हैं और विड्थ हम ये लेते हैं, उसका हाफ लेते हैं. तो जो ये इंक्रीज होता जाएगा कंसंट्रेशन एरिया अंडर कर्व इंक्रीज होती जाएगी. एंड आल्सो द एरिया अंडर कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन रेजिडेंस इन द प्लाज्मा. कितनी देर तक प्लाज्मा के अंदर ड्रग रहता है, ये भी एरिया अंडर कर्व को इंक्रीज कर देता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और ये हम यहाँ पर लेते हैं, जितना ये एक्सिस इंक्रीज होता जाएगा, ये एरिया जो है टोटल एरिया दैट इज हाफ इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वेट, ये वेट तो इंक्रीज हो जाएगा. तो ये एरिया हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा और ये हमारे पास ये दिखाएगा कि ये more time is the time if the width is greater, the time is greater, it shows that the drug is more time present in the plasma. For example हम लेते हैं कि एक 2 मिनट है, एक 3 मिनट है. तो 3 मिनट वाला ज़्यादा देर के लिए रहेगा ब्लड में. तो यहाँ हम लेते हैं कि एरिया अंडर कर्व वहाँ पर ज़्यादा होगी. एरिया अंडर कर्व से अगर इन दोनों का कम्बिनेशन लिया जाए तो ब्लड कंसंट्रेशन है 2 टाइम ऑफ रेजिडेंस इन द ब्लड. तो एरिया अंडर कर्व इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of plasma multiplied by concentration of and the time of drug residence. एरिया अंडर कर्व, तो इससे हम अगर यूनिट ले ले तो CP दैट इज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, उसकी यूनिट है माइक्रोग्राम पर ml फॉर एग्जांपल, एंड द टाइम यूनिट इज हावर. तो इससे हम ये माइक्रोग्राम हावर पर ml ये यूनिट निकाल सकते हैं. एरिया अंडर कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज ऑफ द ड्रग टेकन. जितना ज़्यादा आप डोज लेंगे उतना एरिया अंडर कर्व में इंक्रीज आएगा. फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसने 50 मिलीग्राम की टेबलेट खाई है, एक बंदा है उसने 500 मिलीग्राम की टेबलेट खाई है. तो इसकी कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा इंक्रीज होती जाएगी. तकरीबन यहाँ पर 50 वाली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी. अगर जिसने 500 लिया है तो ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मज़ीद एब्जॉर्प्शन हो रही है, मज़ीद पार्टिकल्स मौजूद हैं अभी एज़ कम्पेयर टू द 50. So the area under curve will be greater for first order reaction. So the drug taken increased 4 time. For example एक ड्रग है जिसको आपने 4th टाइम इंक्रीज कर दी,
तो ये तो हमने 10 टाइम्स इंक्रीज़ कर ली। फॉर एग्जांपल एक ड्रग है जो कि आपने 10 टाइम इंक्रीज़ की, तो उसका एरिया अंडर कर्व जो है वो 10 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा अगर रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 2 है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डोज ड्रग स्क्वायर, जितने स्क्वायर में आप बनाते हैं उसके मुताबिक वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 16 टाइम आपने ड्रग को इंक्रीज़ किया, तो अगर 16 का ड्रग को इंक्रीज़ किया तो हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज आएगी। इफ पाथवे ऑफ एक्सक्रीशन इज सेचुरेटेड, अगर जो एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन के साथ भी इसका ताल्लुक है, अगर एक ड्रग एक्सक्रीट बिल्कुल नहीं हो रहा है तो उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ना, तो उसका एरिया अंडर करो बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत, और वो कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा और उसका एंड नहीं होगा कंटिन्यूस उसमें एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो टाइम जो है ये एलिमिनेशन टाइम उसमें ख़त्म हो जाएगा। फिर अगर ड्रग एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन का जो टाइम है ये बाकी रहेगा, ये इंक्रीज़ होता जाएगा, चूँकि टाइम इज़ इंडिपेंडेंट एंड इट पासेज, तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा टाइम के लिहाज से, और इसकी वैल्यू ये आएगी। फिर ये इन एब्जॉर्प्शन रेट है, इसके आगे एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही लेकिन ये टाइम इंक्रीज़ होता जाए, तो ये एरिया जो है ये मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएगी, और हम देखेंगे कि एरिया अंडर कर्व इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एरिया अंडर कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑन डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी रूट लेते हैं उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल हम सिलिसिलेट है वो उसकी कंसंट्रेशन आप इंक्रीज़ करते जाएं और एक वक्त आएगा कि ये जो मेटाबोलाइज होता है, एलिमिनेट होता है, वो एंजाइम डिपेंडेंट है। एक टाइम पर आएगा कि एंजाइम वो सेचुरेट हो जाते हैं और उसके आगे वो मेटाबोलाइज नहीं होगा। जब मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो एक्सक्रीट नहीं होगा। जब एक्सक्रीट नहीं होगा तो टाइम फॉर ड्रग इनसाइड द ब्लड वो इंक्रीज़ होगा, और जब टाइम इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये टाइम है, ये कंसंट्रेशन है, तो ये टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ नहीं होता जाएगा, क्योंकि ड्रग एलिमिनेशन का जो पार्ट है वो है ही नहीं इसमें, तो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो जाएगा। ड्रग गोज मोर हाई इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम देखते हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो यहाँ पर ये कर्व जो है कंसंट्रेशन के लिहाज से ये इस तरह आएगी, सीधा आएगी। अगर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है या मोर ऑर्डर थर्ड ऑर्डर काइनेटिक है तो वो ड्रग विद इन लेस टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी विद द कंसंट्रेशन। दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी।